ये सवाल फडेरो लिमिटेड किया हमने? नहीं किया, चलो ये करते हैं आज। फडेरो लिमिटेड ऑन 1 मई 2022 बनाना क्या, पहले ये चेक कर लेते हैं। नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट, कितने नंबर का सवाल आया था? 18 नंबर का सवाल है। On 1 May 22, HL acquired an 8-year license at a cost of 174 million. कितने का लिया था? क्या बाय किया था? लाइफ कितनी थी? HL plans to use the license for 6 years. लेकिन हमने अपने दिमाग में क्या सोचा हुआ है? तो क्या करें? यूजफुल लाइफ कम है, लीगल लाइफ ज्यादा है। लॉ की नजर में लाइफ कितनी है? 8 साल। लेकिन हमने क्या प्लान किया हुआ है? क्या 6 साल इस्तेमाल करें। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो शॉर्टर लाइफ लेंगे, 6 साल। यहां तक की बात सुन लगी। आगे चलते हैं। लाइसेंस आर ट्रेडेड इन एन एक्टिव मार्केट। हाँ जी, एक्टिव मार्केट का रौला है ना। कलेक्टिव मार्केट की वजह से जलील हुए थे। सही है, तो ध्यान से। एज ऑन 31 दिसंबर 2022, द फेयर वैल्यू ऑफ न्यू लाइसेंस वैलिड फॉर 8 years इज 192 मिलियन। ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। 31 दिसंबर 2022 वाले दिन हमने लिया कब है लाइसेंस? 1 मई 2022 को। कितने महीने गुजरे? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चेक करो, महीने नहीं कैलकुलेट होना। कितने महीने बनते हैं? 8 महीने। तो 8 महीने बाद मार्केट में पता करवाया हमने, उसकी लाइफ कितनी है, वैल्यू कितनी है? 192 मिलियन। लेकिन हमने 8 महीने बाद तो नहीं बेचना। क्या हमने इसलिए लिया है कि 8 महीने बाद बेच देंगे? नहीं, तो फिर ये स्क्रैप वैल्यू नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, 8 महीने बाद या 6 साल बाद? 6 साल बाद। हमने 6 साल का सोचा हुआ है। तो ये वाली वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। While older license sell at a fair value of new license value less rupees 2 million for each month the license has already been used. इसका उर्दू में तर्जुमा करें क्या कर? चलो जी, पैन लगी मौत। मौत का खेल। इस्लाम को उर्दू में तर्जुमा करें। आई क्या कहता है? चैनल है। एफएससी आपने अंग्रेजी में की है, अल्लाह में सो। हर मंथ पे वैल्यू 2 मिलियन से कम हो रही है। 2 मिलियन किस में से माइनस करना है? 192। लेकिन 192 तो 8 महीने बाद की वैल्यू। कितने यूज कर लिए हो? माइनस कर लेंगे। तो आपने मुझे 6 साल बाद की रेजिडुअल वैल्यू बतानी। मौत का खेल। क्योंकि हमने रेजिडुअल वैल्यू निकाली है ना, एक्टिव मार्केट मौजूद है। इसका मतलब रेजिडुअल वैल्यू जीरो तो नहीं होगी, क्योंकि एक्टिव मार्केट में आप लाइसेंस को सेल कर सकते हैं। 6 साल बाद जब भी आप लाइसेंस सेल करेंगे तो वो कितने का सेल होगा? वो रेजिडुअल वैल्यू होगी। वो रेजिडुअल वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। हाँ। ये 18 नंबर से इसे एक लाइन है। जिसको ये लाइन समझ आएगी उसको 18 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि सारा सवाल इसी पे डिपेंड करता है। देख लो, मेरी बात सुन लो। ये 118 का है। ये स्प्रिंग 24 पे सवाल आया था, कितने नंबर का है? 9 नंबर का, कम था। ये अभी स्प्रिंग 25 में सवाल आया, कितने नंबर का है? 8 नंबर। तो फिर इस सवाल में कुछ ना कुछ तो है कि 18 नंबर का है। कुछ ना कुछ तो ऐसा पंगा है जो 18 नंबर नहीं आएगा। वो कुछ ना कुछ आएगा, मैं यहाँ से शुरू कर रही। मतलब ये है कि हर महीने उसके 2 मिलियन से कम हो सके। ठीक है। तो जो ओल्ड लाइसेंस है उसको फेयर वैल्यू से मतलब इस तरीके से मतलब मैनेज कर दे देंगे। फेयर वैल्यू 192 है, तो हर महीने 2 इसकी वैल्यू कम हो जाएगी।
तो इस हिसाब से ये 136 यूज हो जाएगा, बाकी का कितने मिलियन वैल्यू कम होगी कैसे? नहीं नहीं यूज हो रहा है 68 68 कहाँ से आया? 5 महीने 5 साल के बाद और 8 महीने 1 साल के बाद। हाँ टोटल 6 साल तक ये एग्जाम बनता है 68 मार्क्स 6 साल से 8 मिलियन होना है। नहीं 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 साल तो रूल्स करेंगे ना, लाइफ तो है ना कराना 5 साल तो 4 तो नहीं है नहीं आएगा आपने वैन लिखी एग्जामिनर बहुत ही अलग किस्म की लोकेशन में बैठ के लाइन सोची बस यही बोल रहे हैं। हाँ यहाँ पे भी जुगाड़ लगाओ कोई ना कोई तो हेलो
हाँ भाई, कितने महीने की माइनस करेंगे? 68 कैसे? देखो, 192 में से माइनस करना ना। जो आप 2 मिलियन पर मंथ माइनस करने लगे, 192 में से करने लगे ना। तो 192 के बाद देखो ना कितने महीने हैं। उसने कहा फेयर वैल्यू में से माइनस करना है। फेयर वैल्यू से करना है कि कॉस्ट में से करना है? फेयर वैल्यू से। तो फेयर वैल्यू के बाद, नहीं समझ आ रही। कौन सा सवाल है ये? किधर गया हडेरो? हाँ, कल तो छुट्टी कर लेनी। लगता है डिलीट हो गया। ये लाइसेंस था। 174 का लिया था बच्चों। 174 का लिया था ना। तो उसकी बच्चों स्क्रैप वैल्यू निकालने के लिए कितनी वैल्यू निकाली हुई है? ये कैसे निकली है जरा बताएं। 192 माइनस 2 मिलियन इंटू 6 साल। कैलकुलेट करो जरा। है? और कितना आंसर आंदा है? हैं? साढ़े छः तरह में तो बस ठीक है। 12 ज़रब 6 ज़रब 2, 144।
192 माइनस 144, क्या डिफरेंस आता है? 48। ये स्क्रैप वैल्यू आती है। देखो जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। साल के एंड पे फेयर वैल्यू कितनी है? 192, वो साल के एंड पे है। ठीक हो गया। आप जब अपना एसेट लेके जाएंगे मार्केट में, तो आपने लिया कब था? 1 मई को। तो 6 साल बाद जब आप लेके रहेंगे, तो जब अगले बंदे को चेक करवाएंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि ये एसेट 6 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? वो कहेंगे हर महीने जब तुमने यूज किया तो 2 मिलियन वैल्यू कम हुई, 2 मिलियन वैल्यू कम हुई। तो फिर ये भी दिमाग में आ सकता है कि फिर 174 में से 2 ज़रब 6 ज़रब 12 क्यों नहीं किया सर जी? बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो बच्चों वो इसलिए माइनस नहीं किया कि ये क्या है, ये कॉस्ट है। उसने क्या कहा है, किस में से माइनस करना है? फेयर वैल्यू में से माइनस। समझ लगी है कि नहीं लगी? ये इस वजह से बच्चों 192 में से माइनस हो रहा है। वरना अगर ये फेयर वैल्यू वाली बात ना होती, तो 174 में से ही माइनस होना चाहिए। किस में से माइनस होना चाहिए था? 174। अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है बच्चों के ये फेयर वैल्यू 1 मई वाले दिन भी 192 ही होती। 1 मई वाले दिन फेयर वैल्यू की क्या होती? 192 ही होती। हो सकता है हमें लेते वक्त डिस्काउंट मिला हो। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 192 का था, लेकिन हमने चूंकि कुछ ताल्लुक वास्ता इस्तेमाल किया होगा, तो हमें वो कितने का मिल गया? 174 का। क्योंकि हमारी कंजम्पशन ऑलरेडी मौजूद है कि भाई जिस दिन हम कोई एसेट बाय करते हैं वो फेयर वैल्यू पे होता है तो बाय करते हैं। तो फिर फेयर वैल्यू तो 174 भी बनती है, क्योंकि वो फेयर वैल्यू पे था तो बाय किया था ना। तो लॉजिकली 174 में से ही माइनस होना चाहिए 2 × 6 × 12। बात समझ लगी कि नहीं लगी? है? एक बार में तो क्या नेट 72 तो एक जनवरी को पड़ रहा है। 72 क्या? और और अल्लाह के बंदे, हमने उसको कितने साल इस्तेमाल करना है? तो इसका मतलब है 2028 में भी हम 1 मई को जाके सेल कर रहे होंगे, 31 दिसंबर को सेल नहीं कर रहे होंगे। मेरी बात समझा रही? हमने 1 मई को लिया ना, 22 का पूरा साल गुजारेंगे, 23, 24, 25, 26, 27। तो 1 मई को लिया है तो 1 मई को ही जाके आपके 6 साल पूरे होने हैं। तो फिर 12 ज़रब 6, 72 महीने पूरे गुजारे हैं आप। तो जब 72 महीने पूरे गुजारेंगे, अगले बंदे को जब लाइसेंस दिखाएंगे तो उसको पता चल जाएगा 72 महीने गुजार के लाइसेंस आया है। क्योंकि हर लाइसेंस की कोई ना कोई वो कोड होता है, बार कोड होता है, जहां से पता चल जाता है कि कितना पुराना है। जैसे आपके पास बाइक है, बाइक की टैंकी टापे से पता चल जाता है किस साल की थी। नहीं बात समझा रही? होंडा वाले सिर्फ स्टिकर ही चेंज करते हैं, लेकिन स्टिकर से पता चल जाएगा किस साल में आई थी। अगर बाइक के नंबर से ना भी पता चले कि 2013 की है या 14 की है, उसके स्टिकर से पता चल जाता है कि यार ये किस साल थी। तो वही पॉइंट यहाँ पे है कि ये आपने 1 मई 2022 को लिया है, ये 2028 में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना वो ये है कि उसने न्यू लाइसेंस की फेयर वैल्यू बताई है 192 मिलियन साल के एंड पे। हालांकि न्यू लाइसेंस की फेयर वैल्यू फिर 1 मई 2028 वाली लेनी चाहिए, कि उस दिन नए लाइसेंस की फेयर वैल्यू क्या थी। ये 72 महीने गुजार के आया है, जरा 2 मल्टीप्लाई करके वो माइनस कर लें। मजबूरन हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें आज के साल के एंड की फेयर वैल्यू लेनी पड़ रही है। कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये वाला, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारी अगर तो फेयर वैल्यू ही लेनी है, तो बाय डिफॉल्ट अजम्पशन हमारी यही है कि 174 भी तो फेयर वैल्यू ही है। क्योंकि हमने तो फिर इस तारीख पे लिया, ये वाली क्यों नहीं ली, ये वाली क्यों ली है? तो यहाँ पे फिर अजम्पशन आई का भी ये ले रहा है कि साल के एंड पे जो फेयर वैल्यू है ना 192, ये अगले 6 साल रहेगी ऐसे ही ऐसे। हाँ, ठीक है ना? ये लिखा हुआ है, क्या मतलब है कि ये 2023 में भी यही वैल्यू रहेगी, 24 में भी यही रहेगी, 25 में भी यही रहेगी, 26 में भी रही यही रहेगी, ये 27 में भी यही रहेगी। तो 1 मई 2027 वाले दिन
जब 6 साल पूरे हो जाएंगे उस वक्त भी लाइसेंस की फेयर वैल्यू क्या होगी, 192 ही होगी। उस वक्त वो देखेंगे यार आज लाइसेंस कितने का आ रहा है नवा, 192 मिलियन का। ए लाइसेंस कितने साल पुराना है सर, आज 6 साल पुराना है। हर महीने चले तो कितनी कमी आएगी, 2 मिलियन। बात समझ आ रही कि नहीं। तो 12 ज़रब 6 ज़रब 2, इतने मिलियन की कमी आई और वो नए लाइसेंस की फेयर वैल्यू में से माइनस करेंगे। और ये लाइसेंस नया 1 मई 2027 वाले दिन भी 192 का ही है। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया। मतलब आज हो सकता है उसकी फेयर वैल्यू 174 ही है जिसपे हमने लिया है, लेकिन साल के एंड पे क्या हो गया है, फेयर वैल्यू बढ़ गई है। अब वो फेयर वैल्यू अगले 6 साल कांस्टेंट रहेगी, 7-8 साल कांस्टेंट रहेगी। तो मेरा ये बात, तो अब पॉइंट ये है, आपने जब डेप्रिसिएशन निकालनी है तो बच्चों क्या करते होते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 8/12। ठीक है ना। कॉस्ट कितनी है 174, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 48, डिवाइडेड बाय कितने साल चलाना है 6, इंटू इस साल कितने महीने चलाया है जी 8 महीने, 8/12 करेंगे तो डेप्रिसिएशन निकलेगा 14। समझ रहा की बात हो कि नहीं समझ रही। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है और सबसे मुश्किल पॉइंट भी यही है, लेकिन 100% समझ आना चाहिए हो क्या रहा है। और ठीक हो गया। अगला पॉइंट, ऑन यकम जुलाई 2022 एचएल एक्वायर्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एट ए कॉस्ट ऑफ 410 मिलियन। कितने का लिया, 410 मिलियन का। एचएल आल्सो इनकर्ड ए कॉस्ट ऑफ 20 मिलियन फॉर कंसल्टिंग चार्जेस टू सेलेक्ट एंड इवेल्युएट द अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इन अलाइनमेंट विद एचएल्स नीड्स। हाँ जी, ये आ गया पॉइंट। अब बताओ, ये 20 मिलियन के जो पैसे दिए हैं ये सॉफ्टवेयर की कॉस्ट में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। ये अंग्रेजी उसने ऐसी ही लिखी जैसे आपको रिसर्च फेज या डेवलपमेंट फेज में जो बातें लिखी हुई ना उनमें से किसी से मैच हो रही है। हाँ? लेकिन ये सिलेक्शन एंड वैल्यूएशन को रिसर्च पे लाइफ को रिसर्च। हम्म, ये हमने बेसिकली कंसल्टेंट हायर किया है, किस मकसद के लिए। अब ये रिसर्च फेज की कैटेगरी है कि डेवलपमेंट फेज की कैटेगरी, ऐसी है ना, रिसर्च फेज लग रहा है। और खोते हो, क्या ये हम इंटरनली डेवलप कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो बाय करने के बाद डेवलप कर रहे हैं। बाय करने के बाद रिसर्च कर रहे हैं कि पहले कर रहे हैं, लितर मारू। बाय करने के बाद रिसर्च कर रहे हैं, वाह 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 वाह। सीए चूज करने के बाद रिसर्च कर रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। असल में तो तभी पता चलेगा है? हाँ जी। हाँ, देखो बच्चों बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट हम उसको प्रॉफिट लॉस में लेके जा रहे होते हैं, लेकिन अगर वो खर्चे एसेट को बाय करने से पहले कर रहे हैं ना तो वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। याद करो, लेबर को कहा भाईजान आया जरा जमीन सेट करो, लेबर ने पकड़ के जमीन सेट कर दी, हमने उनको सैलरी दे दी, तो सैलरी तो जाएगी प्रॉफिट लॉस में। लेकिन अगर वो जमीन सेट की है जिसके ऊपर प्लांट लगना है तो फिर वही लेबर को जो पैसे दिए थे वो प्रॉफिट लॉस में नहीं जाने, वो प्लांट की कॉस्ट में जाने। बाजार तौर पे ये लग रहा है कि यार ये तो प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए खर्चा है, लेकिन ये एसेट बाई करने से पहले हो रहा है कि बाद में हो रहा है। अगर तो पहले हो रहा है तो ये ऐसे ही है जैसे कंसल्टेंसी चार्जेस या कंसल्टेंट फी हमने पढ़ा है 2-3 दफा। ठीक हो गया, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक हो गया, ओवरहॉलिंग चार्ज, ऐसे समझ लो जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। अगर तो एसेट बाय कर लिया बाद में रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर सेकंड हैंड एसेट बाय किया है और इस्तेमाल करने से पहले उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे हैं, तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एसेट की कॉस्ट है। ये भी तो हो सकता है। मार मार चवल मार। नहीं, ये हमने एक कंसल्टेंट को हायर किया, उसने हमें ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। हाँ उसके बाद हम फिर भी ये सॉफ्टवेयर फाइनल करते हैं, तब तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। इनके ये तो डायरेक्टली कैश नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसी। अगर 20 में कंसर्निंग चार्जेस सिलेक्ट एंड इवेल्युएट, सबसे पहला पॉइंट क्या है? तो उधर सिलेक्ट कर ले भाईजान। हाँ आप अजम्पशन ले सकते हैं, तो ये भी कह सकता है ठीक है कि अगर हम ये परचेज ना, अगर हमने उसको पैसे दे दिए हैं और उसने मैं बता दिया भाईजान आ चीज ले लो, असि कहा नहीं लेनी, वो कहता ना लो खसमा नो खाओ मीनू पैसे दो। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो फिर आपको नीचे अजम्पशन लिखनी पड़ेगी कि इट इज अज्यूम्ड दैट दीज चार्जेस आर बिफोर द फाइनल डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट। तो उसको फिर आप क्या करो, प्रॉफिट लॉस में ले जाओ, लेकिन आपको नोट लिखना पड़ेगा। हाँ अंग्रेजी नहीं आती तो लिहाजा ठीक है जी। और समझ आ गई बात है। HL expects that indefinite life can be achieved if HL incurs future expenditure to enhance its performance standard by integrating artificial intelligence। वाजीवा वाजीवा। आई कैप क्वार्टम 2023 में पता चल गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, लेकिन मैं उसको कहा नहीं चुकी होगी। चैट जीपीटी आ गया था 2023 में है? चैट जीपीटी 2023 में तो नहीं आया था, सितंबर 2023 बराबर। इनटू दिस सॉफ्टवेयर कहते हैं सॉफ्टवेयर लेंगे फिर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जोड़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद क्या है? वो सॉफ्टवेयर हमें रिकमेंडेशन दिएगा देगा। पहले तो यही है ना कि हम उसमें कुछ चीज ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि सॉफ्टवेयर आपको बता रहा होगा कि यार यह चीज अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पे, जैसे तुम सोचन दे हो, तो ये चीज सॉफ्टवेयर भी सोच रहा होगा। ठीक है जी। विदाउट सच एक्सपेंडिचर द सॉफ्टवेयर इज प्रोजेक्टेड टू बिकम टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट इन 5 years। वो कहता है अगर आप उसको कनेक्ट नहीं करते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो ये सॉफ्टवेयर 5 साल बाद क्या हो जाएगा? खत्म, इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप उस एआई को कनेक्ट कर दोगे तो एआई 5 साल बाद भी क्या करती रहेगी? अपने आप को डेवलप करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। ये सॉफ्टवेयर फिर भी उस वक्त काम करने के काबिल होगा, क्योंकि एआई ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी। समझ आ रही बात? तो एआई की वजह से अब यहाँ पे 3 लाइफ आ गई है बच्चों। नहीं सॉरी, वो लसंस वाली लाइफ थी और ये किसकी लाइफ है? सॉफ्टवेयर की लाइफ। आफ्टर द अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब उसकी लाइफ 5 साल लें या ज्यादा लें? अगर एआई को कनेक्ट करने से उसकी लाइफ 10 साल हो जाती है तो फिर 5 साल लें कि 10 साल लें? हम 5 साल ही लेंगे। क्यों? पहली बात, हमें नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम करेंगे कि नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उस पर खर्चा कितना आएगा वो भी नहीं पता। समझ आएगी नहीं? अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कनेक्ट नहीं किया। ऐसा ना हो कि कल को जब रेट पता लगे कि भाई 1000 मिलियन है एआई को नाल कनेक्ट करना लाना भेजो 500 5 साल चलाओ इन बस बाहर छोड़ दो। अभी तो एआई को कनेक्ट करने का खर्चा ही नहीं पता, वही मटेरियल है कि मटेरियल है। समझ लगी बात? आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वुड हैंस फॉर सर्व लिमिटेड पर्पस। अच्छा, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर भी आपके पास अवेलेबल है। ये नया सॉफ्टवेयर जब ले लेंगे तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इतना काम नहीं करेगा। द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वाज अक्वायर्ड फॉर 240 मिलियन एंड ऑन 31 दिसंबर 2021 126 मिलियन हैड बीन अमोर्टाइज बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर। ये वाली बातें आईकैप नॉर्मली टेबल में बना के बताया करता है कि कॉस्ट इतनी है, क्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इतनी है, लाइफ इतनी है। अब आईकैप ने क्या किया, वो टेबल में नहीं बताया आपको, अंग्रेजी में बता दी कि आप ही बनाओ। बात में लगी कि नहीं लगी? ऑन 31 दिसंबर 2022
HL has estimated the value in use of existing software to be 58 million. ये वैल्यू न्यूज कहां से आ गई? सीधी सी बात है, जब हम नया सॉफ्टवेयर लेके आएंगे, पुराना सॉफ्टवेयर के वो फायदे नहीं रहेंगे, तो उससे आने वाले फायदे जब कम हो जाएंगे, तो इंडिकेशन आपको मिल गई, इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन मिल, तो फौरी तौर पे उसकी क्या करेंगे? इम्पेयरमेंट चार्ज कर। तो रिकवरेबल अमाउंट बच्चों आपको सादा अल्फाज में बता रहा है, ठीक है ना? देखो, एक तो ये होता है ना, वैल्यू न्यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट उसने सवाल में नहीं दी, तो फिर हम वैल्यू न्यूज को ही क्या बना लेंगे? रिकवरेबल अमाउंट बना लेंगे। क्या ये जूम कर लेंगे फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल उसने नहीं दी तो वो जीरो होगी? ये ज्यादा, जीरो नहीं होगी। मतलब जिस चीज से हम फायदा उठा रहे हैं, तो जिसको बेचेंगे वो नहीं उठाएगा, तो अगर वो फायदा उठाएगा तो वो पैसे नहीं देगा फिर हमें। इड्डा तेरना कोई भी नहीं ना होता। वो क्या मतलब, कूड़े वाला आया है, कूड़े वाला कहना भाई सॉफ्टवेयर दे दो ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ कहा ठीक है तू ले ला, वो लेके चला गया। ਅਸੀਂ कहा भाईजान पैसे, कूड़े वाला कहना सर कूड़े के ਕਿਹੜੇ पैसे होंगे, कूड़ा तो कूड़ा होता है, बल्कि उल्टा तुसी पैसे दो, थोड़ा मैं कूड़ा साफ किया। समझ आ रही है? तो हम उसको बताएंगे भाईजान ये कूड़ा नहीं है, इससे हम कितने पैसे कमा सकते हैं, अभी भी 58 मिलियन कमा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं दी गई तो क्या जीरो ज्यूम करें? नहीं, जीरो ज्यूम नहीं करेंगे, तो जो भी होगी 58 मिलियन से ज्यादा ही होगी। नहीं समझ आ रही? उसकी कॉमन सेंस वजह है, हम नया सॉफ्टवेयर लेके आए हैं जिसकी वजह से उसके बेनिफिट क्या हो गए, लेकिन किसी और के लिए तो हो सकता है उसके बेनिफिट ज्यादा हो। नहीं बात मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बैट लिया, आपने कहा यार देखो सेहत के लिए बड़ा जरूरी है कि बंदा क्रिकेट वगैरह भी खेले, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक बेंच पे बैठ बैठ के मोबाइल इस्तेमाल कर करके कमर दर्द निकल आई है, सर दर्द निकल आया, घुटे गिडे फारक, तो लिहाजा कुछ ना कुछ क्रिकेट वगैरह खेलनी चाहिए। आपने बैट ले लिया बड़ा जोश में आके, जब असर के वक्त खेलने के पार्क में गर्मी बहुत थी, अरे यार जरा महीने 2 महीने लंघ लन फिर खेड़ा, महीने 2 महीने गुजर गए, फिर तुम खोलने की कोशिश की थी, हबस बहुत थी, अरे यार 2 महीने भी लंघ जान फिर खेड़ा, जब मजीद खेलने आया तो ठंड लग रही थी, अरे यार 2 महीने भी निकल जान फिर खेड़ा। अब पॉइंट ये है कि उस बैट का आपके लिए कोई यूज नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब एक भतीजा आया आपके घर में गर्मियों की छुट्टियां गुजारने, उसने देखा बैट पड़ा हुआ चाचू का, और बात समझ की नहीं आई, और चाचू को उसने पूरे 5-6 दिन बाद बोलने से पहले ऑब्जर्व किया कि इस्तेमाल भी करता है कि नहीं कर रहा। मैंने कहा इस्तेमाल कोई नहीं करता, तो उसने कहा कि मामा चाचू से बात करें, ये बैट मुझे दे दें। मामा ने कहा नहीं बच्चे, चाचू का बैट है, इतना अलग किस्म का बैट है, तेन क्यों देंगे, तू पागल है। मैं कहा मैं पिछले पूरे हफ्ते तो देखा था इस्तेमाल नहीं किया चाचू ने, चाचू दे केड़े काम था, मैनू दे दे। अब सोचे जरा, वो चीज चाचू के लिए ख्वाहिशात तो बहुत लंबी थी उसकी, कि मैं ये इनकलाब बर्पा कर दूंगा, तो मैं वो कर दूंगा, बाबर आजम तो शाही कोई नहीं, ठीक हो गया, मैं जो क्रिकेटर बनूंगा ना, ओहो नेक्स्ट लेवल, तो मेरी कवर ड्राइव छक्का ही जाएगी। छोटा मोटा था मैं, पहले तो मैं ठप्पा लाने नहीं देना गेंद में। किस्सा मुक्सर ये है, उसकी ख्वाहिश है अपनी जगह पे, लेकिन प्रैक्टिकली वो यूज कर रहा है उसको, उसकी यूजेज कम है, लेकिन मार्केट में अगर वो बेचने जाए अच्छा खासा उसका रेट लग जाएगा। हम ये ज्यूम नहीं करेंगे कि वो खुद यूज नहीं कर रहा तो लिहाजा उसकी फेयर वैल्यू जीरो होगी, तो यही बात। और उसके लिए शायद अब उसमें इतना चार्म नहीं रह गया, क्योंकि 7-8 महीने गुजार के देखे हैं, वो नहीं बन पा रहा, सीक्वेंस नहीं बन पा रहा खेलने, लेकिन वही बैट उसके भतीजे के लिए बहुत कीमती चीज है। अगर वही बैट वो उसका भतीजा किसी दुकान पे देखता था ना, तो अम्मी अब्बू को वहीं पे देख ले रोक लेता दुकान पे, आज बैट लवोगे तो कार जाना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो बैट चाहे 1500 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 2000 का हो, बच्चे ने कौन सा पे करने, पे तो प्यो ने करने, तो लिहाजा उसके लिए उसकी फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपके लिए शायद उसकी वैल्यू इन यूज बहुत कम है। लॉजिक समझ आएगी नहीं आई? तो सवाल में अगर इंपेयरमेंट वाला पॉइंट आ जाए और वैल्यू इन यूज
आपको आईकैप दे दे और आप कहें कि सर फेयरवेल कॉस्ट नहीं दी हुई तो हम जीरो ज्यूम कर लेंगे, ये बात गलत। वो जो भी होगी वो 58 मिलियन से ज्यादा ही होगी। समझ लगी बात? तो अब हमारे पास नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? हम 58 मिलियन को ही क्या मान लेंगे रिकवरेबल? मजबूरन हमें करना पड़ रहा है। बर आगे चलते हैं। नहीं, दिस वैल्यूएशन हैज बीन कंप्यूटेड यूजिंग कैश फ्लो प्रोजेक्टेड ओवर द रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 2 years। अच्छा, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि नया सॉफ्टवेयर हमारे पास जो आ रहा है उसकी लाइफ कितनी है। नहीं नहीं नहीं, 2 years। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। किसकी है? पुराने की है। उसका मतलब है पुराने की डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। कल वाला सवाल याद है कुछ कुछ? यूजफुल लाइफ रिवाइज होगी। अच्छा जी, अब जरा बच्चों पॉइंट नंबर 2 में से निकालने जो जो निकाल सकते हैं। पहली बात ये, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट फाइनल, जो नया सॉफ्टवेयर है क्या उसकी कॉस्ट फाइनल करेंगे? 410 30। अगर अजम्पशन लें कि वो बाय करने के डिसीजन से पहले पहले हमने उसको पैसे दे दिए तो फिर वो प्रॉफिट लॉस में तो 410 पे लिख सकते हैं बरल। अच्छा जी, इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू है? नहीं है। अच्छा जी, ठीक हो गया। इसको डिवाइड करेंगे किस पे? 5 पे। साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगी। क्या हमें साल की डेप्रिसिएशन चाहिए? कब लिया था ये सॉफ्टवेयर? 1 जुलाई को लिया था। कितने महीने गुजर गए? क्या आंसर आएगा? 43। यहाँ तक की बात होने लगी। अब ओल्ड की बात कर लेते हैं बच्चों। ओल्ड सॉफ्टवेयर कितने का था? 240 मिलियन। यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर। हाँ, उसकी जो रिवाइज यूजफुल लाइफ है वो साल के एंड पे है कि शुरू में? इसका मतलब है फ्यूचर के 2 साल चलेगा। ये वाला साल तो चल चुका है। हाँ, अगर ये रिवाइज लाइफ साल के शुरू में हुई होती तो फिर ये साल गुजर गया, आगे 1 साल पड़ा होता। नहीं बात समझ आ रही? ठीक है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, आपको याद करो, जब आपने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करनी होती है तो पहले एसेट को डेप्रिशिएट कर चुके होते हैं या डेप्रिसिएशन बाद में करनी होती है? पहले कर चुके होते हैं। तो बच्चों ये 10 पे डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि पहले आप कैरिंग वैल्यू पे पहुंचेंगे फिर रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। तो कैरिंग अमाउंट तो पहले निकालो ना। 10 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा? 24। अब अगला पॉइंट है, अब निकालें कैरिंग वैल्यू। 90। 240 कॉस्ट थी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 126 ऑलरेडी हुई पड़ी थी। और 24 की अब की आपने 90 है। और रिकवरेबल अमाउंट 58। इम्पेयरमेंट लॉस 30। हाँ, ये 32 जो है अगले 2 सालों में डिवाइड होगा। 16 16 करके डेप्रिसिएशन आएगी। सॉरी, 58। रिकवरेबल अमाउंट अब कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। तो 2023 में 58 को 2 पे डिवाइड करेंगे और 2024 में भी 58 को 2 पे डिवाइड। ये वाला पॉइंट सबको समझ आ गया? पॉइंट नंबर, ड्यूरिंग द ईयर 2022 it was discovered that the entire cost of 1050 million incurred on product development has been recorded as intangible asset without considering the following pertinent facts। ये वही पॉइंट है, तीसरी दफा ये पॉइंट आया बच्चों। कितनी दफा पॉइंट आया? तीसरी दफा। ये इस सवाल में भी आया था, याद है? और
ये सारी कॉस्ट याद है ना, सारी कॉस्ट इसमें डाल दी थी। ठीक है जी, तो 2 दफा आ चुका है, तीसरी दफा हम कर रहे हैं। हाँ जी, कितनी है जी? 1050 million on the product development has been recognized as intangible asset without considering the following pertinent facts. The product development was commenced on यकम अगस्त 2021। ये कौन सी स्टेज बता रहा है? कमर्शियल प्रोडक्शन की। हाँ, क्राइटेरिया मीट करने की बता रहा है। ये डेवलपमेंट फेज के स्टार्ट होने की बात कर रहा है, क्राइटेरिया की बात नहीं कर रहा। हाँ, अगर सारा सवाल पढ़ ले क्राइटेरिया की बात ना करे तो यकम अगस्त को क्राइटेरिया मीट हो गया, समझ रहा की बात। अब टिल द लॉन्च डेट, ये देखो लॉन्च कब हुआ है, तो डेवलपमेंट कब से कब तक चलती रही है? 2 महीने, 1 माह, 13 महीने। ये ला तो ये मैंने तो है तो अकाउंटेंट दिया नौकरी भी करके आए हैं, तो तेरे सुधारा था की बनेगा जिथे तो नौकरी की थी, पता अकाउंटिंग उन्होंने भी नहीं ना आंदी। हाँ ठीक है जी, पता नहीं सुधारा था की बनेगा जिथे तू अकाउंटेंट के तौर पर काम किया, 13 महीने नहीं सीधे हो रहे। द फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वर इनकर्ड। अच्छा जी, स्टाफ सैलरी, ये स्टाफ सैलरी कितने महीनों की है? ये 14 महीनों की सैलरी। कितने महीनों की सैलरी है? 14 महीनों की सैलरी। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट वाज मेट ऑन 1 फरवरी 2022। कब मीट हुआ? तो बच्चों इस सैलरी में से कितनी प्रॉफिट लॉस में जानी चाहिए, कितनी बैलेंस शीट में जानी चाहिए? निकाले जी, प्रॉफिट लॉस की फिगर कितनी है? प्रॉफिट लॉस में कितनी जाएगी? 86 कहाँ जाएगी प्रॉफिट लॉस में? समझ आएगी बात? नहीं समझ आई। इक्विपमेंट 420। अब देखो वो इक्विपमेंट भी सारे का सारा कहाँ लेके चला गया? इनटेंजिबल में लेके चला गया, हालांकि इक्विपमेंट कहाँ जाना चाहिए था? IS 16 में जाना चाहिए। है तो ये एसिड, एसिड को मानने से इनकारी नहीं हम, लेकिन उसकी कैटेगरी डिफरेंट है। समझ लगी बात? अब इस 420 का क्या करें? कितना? 420 डिवाइडेड बाय, हाँ जी। अच्छा ये आगे पढ़ लेते हैं। ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड एक्सेप्ट द इक्विपमेंट व्हिच वाज परचेज स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑन 1 सितंबर 2021। ये बच्चों आई कब जानबूझ के ना आपको घुमाने की कोशिश करता है कि स्पेसिफिकली इसलिए लिया है क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये FR1 में बोरिंग कॉस्ट पढ़ के आए हैं, और ये बच्चे बोरिंग कॉस्ट के साथ इसको कहीं ना कहीं मिक्स करने की कोशिश करेंगे कि चूंकि स्पेसिफिक इसके लिए है तो इसकी सारी डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल में जाएगी, कुछ भी प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा। तो ये बात गलत है। वो स्पेसिफिकली क्या अल्लाह की कसम उठा के भी लिया होता ना, फिर भी उसका क्राइटेरिया मीट होगा तो इंटेंजिबल में जाएगा, क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो इंटेंजिबल में है। मतलब एक इंटेंजिबल एसेट ही नहीं बना आपका, फर्ज करें, तो एसेट की डेप्रिसिएशन कहां लेके जाओगे? नहीं बात समझा रही। रिसर्च फेज में आपने ले लिया ये इक्विपमेंट, ले लिया, कब लिया? बात सुन लेगी ना,
डेवलपमेंट फेज में ले लिया। डेवलपमेंट फेज कब शुरू हो गई थी? 1 अगस्त को। कब लिया डेवलपमेंट फेज? मतलब आपको थोड़ा बहुत तो यकीन था कि यार चलो कुछ ना कुछ कमाल आगे, आपने इक्विपमेंट ले लिया, स्टिल क्राइटेरिया मीट हो गया। अगर क्राइटेरिया मीट ही ना होता तो सारा खर्चा कहां जाता? तो हम कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो स्पेसिफिक था। इसकी डेप्रिसिएशन को उठाओ, इंटेंजिबल के तौर पे ले जाओ, तो बंदा पूछेगा केड़ा इंटेंजिबल? इंटेंजिबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं समझ लगी? इंटेंजिबल खुद एग्जिस्ट नहीं करता और उसकी तुमने डेप्रिसिएशन निकाल के रखी हुई है। नहीं समझ लगी? मतलब हमें कोई बच्चा कहते पापा पापा पापा, मैं कि तो पापा, मैं कहा यार मेरे पहले 10 मां जेड़ी किथे है, और मेरा ब्याह कितों होया? भाईजान एक ब्याह हो एग्जिस्ट करना चाहिए सी ना। चलो मैं मान लेना मैं बेहोश सी, 3-4 साल से कोमे च चला गया, मेरी याददाश्त खो गई। नहीं समझ आ रही बात? तो एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मगरों वाली स्टोरी कितों शुरू हुई? नहीं समझ आ रही बात? उन्हें इस तो ज्यादा मैं तुम्हें डिटेल की समझावा, और पॉइंट समझ लग गया? एक इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एसेट की डेप्रिसिएशन को इंटेंजिबल में कैसे ऐड करें, जिसमें ऐड करना वो खुद ही नहीं है। और ठीक है, द यूजफुल लाइफ ऑफ द डेवलप्ड प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड एट 8 years। हाँ जी। तो बच्चों मुझे बताओ कि 420 को डिवाइड करेंगे किस पे? तो फिर ये 8 साल क्या है? ये तो इंटेंजिबल एसेट की लाइफ है, एसेट की लाइफ नहीं है ये। इक्विपमेंट की लाइफ नहीं बता रहा, इक्विपमेंट की लाइफ वही है जो 5 साल है। तो 420 को बच्चों डिवाइड करेंगे 5 पे, कितने से मल्टीप्लाई करें? पढ़ो 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 पढ़ो। 8/12 क्यों किया? 1 फरवरी को क्राइटेरिया मीट हुआ है, और कब जाके वो मुकम्मल होगी डेवलपमेंट फेज? 1 अक्टूबर। तो 1 फरवरी से लेकर 1 अक्टूबर तक कितने महीने बनते हैं? 8/12 वाली डेप्रिसिएशन जो है वो बैलेंस शीट में जाएगी, बाकी जो है वो सारी कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मेरी बात, कंज्यूमेबल्स 160, कंज्यूमेबल्स कितने महीनों के होंगे? इसको किस पे डिवाइड करेंगे बच्चों? 12 पे? 14 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8 से। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? है 91। ये जाएंगे बैलेंस शीट में, ऐसी है। कंसल्टेंट फी 320, इसके बारे में भी बच्चों ये इज्यूम करेंगे ये पूरे 14 महीने हमारे साथ रहा, रिसर्च फेज में भी हमारे साथ था, डेवलपमेंट फेज में भी हमारे साथ। 183, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। हजम शुद्ध। अगला पॉइंट, HL uses the revaluation model for the subsequent measurement of its intangible asset wherever possible and account for revaluation using the net replacement value method। वही जो IAS 16 में पढ़ा हुआ है कि पुरानी जितनी भी मोडाइजेशन है सारी खत्म करेंगे, ठीक हो गया, और उसको फिर उसको कैरिंग वैल्यू पे कन्वर्ट करने के बाद उसको फेयर वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे, जो गेन लॉस आएगा वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में ले लेंगे। लेकिन साल के एंड पे जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज हो गई तो फिर सरप्लस में से कुछ बैलेंस निकाल के रिटेन अर्निंग में लेके जाएंगे। तो सारी दास्तान FR1 में पड़ी हुई है, याद है कुछ कुछ की नहीं? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ चार्ज यूजिंग द स्ट्रेट लाइन बेसिस। अच्छा, उसने क्या क्या मांगा बच्चों जरा ध्यान से। वो कहता है नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट बनाओ एंड करेक्शन ऑफ एरर, FR1 का टॉपिक है।
किसका टॉपिक है? FR1 का टॉपिक है, लेकिन आई का भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाओ फॉर इंक्लूजन इन एचएल फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। समझ आ गई थी? चलो बच्चों, जो जो समझ आता है वो तो लिखो ना। इसमें कितने कॉलम बनेंगे? कितने कॉलम बनेंगे जी? 3 कॉलम बनेंगे। दो हजार बाईस। अच्छा जी, कौन कौन से कॉलम बनेंगे? लाइसेंस, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस, फीस इन मिलियन। सबसे पहले कौन सा आएगा बच्चों? फिर हाँ जी, लाइसेंस के बारे में बताएं। ओपनिंग बैलेंस है। हाँ, ये एक्वायर किया था, ऐसी है, कोई नहीं। सॉफ्टवेयर, हाँ ना, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। और डेवलपमेंट एसेट का भी नहीं है। क्यों बोला? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था। पिछले साल जो खर्चा आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा? एडिशन,
अच्छा बच्चों, यहाँ पे याद रखना, आज के बाद एडिशन दो तरह का होगा अगर सवाल में रहा है। एक वो एडिशन है जो आपने बाय किया है मार्केट से, और एक वो एडिशन है जो आपने खुद बनाया है। ये दोनों एडिशन है, तो उसकी आपने कैटेगरी भी डिफाइन करनी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्वाजिशन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटरनली डेवलप्ड या जनरेटेड, जो भी लिखना है। समझ लगी? तो एग्जामिनर को बताएंगे कि बाइजन एडिशन दो तरह का होता है। लाइसेंस एक्वायर किया था कि डेवलप किया था? एक्वायर किया था। कितने का? 174 का। सॉफ्टवेयर एक्वायर किया था, कितने का? 410 और 20, 430। ठीक हो गया? सॉरी, ऊपर आएगा। और इंटरनली डेवलप्ड यहाँ पे निकालेंगे। एसेट की कॉस्ट फाइनल करें बच्चों। ये 86 बैलेंस शीट में जाना है, 56 बैलेंस शीट में जाना है, 91 और 183 है। 416। इसके साथ बच्चों वर्किंग नंबर 1 का हवाला दे देंगे। किसका हवाला दे देंगे? नीचे वर्किंग नंबर 1 करेंगे। समझ लगी थी? डिस्पोजल है ड्यूरिंग द ईयर? है? नहीं है, कोई भी डिस्पोजल नहीं। ठीक है जी। तो बच्चों क्या आ जाएगा? किसका हुआ है? हाँ, फ्री वाले सरप्लस आएगा। एक तो ये वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों आपको, जिसमें क्या क्या चीजें आएंगी भला? स्टाफ सैलरी क्या लिखेंगे यहाँ पे? 150 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 8, ऐसी है। निकाले, क्या आंसर आया था? 86। फिर उसके बाद इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट कितनी आई थी बच्चों? कैसे निकाली थी? 420 डिवाइडेड बाई 5। वो 8/14 है, ये 8/12, ये क्या सीन है? ठीक है जी, क्या आंसर आता था? 56। नहीं, ये डेवलपमेंट एसेट की बात हो रही है फिलहाल, कोई पेयर में लॉस भी कर लेते हैं। अच्छा जी, कंज्यूमेबल्स 160। कितना आया था जी? 91। कंसल्टेंट कितनी आई थी जी? 320। 183। फाइनल कॉस्ट 416। ये वर्किंग नंबर 1 कंप्लीट होगी। ठीक हो गया जी। अब वर्किंग नंबर 2 करेंगे किस चीज़ की बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस।
अच्छा जी, लाइसेंस क्या आएगा बच्चों? किसकी आएगी? लाइसेंस की। कैरिंग वैल्यू ऑफ लाइसेंस निकालेंगे कैसे? कॉस्ट उसकी कितनी है? 174 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? वो निकाली हुई हमने, मेरा ख्याल है। कितनी आई थी? 14 आई थी, ऐसी है। तो निकाल लें जी। WDV 160। कितनी आ रही है जी? 32। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 32। ठीक हो गया जी। और कहीं पे फेयर वैल्यू ने बताइए, सॉफ्टवेयर की या डेवलपमेंट एसेट की? नहीं बताई। सर अगर अगले साल की आ जाती है नोट आ जाता है तो लॉस लगाना तो फिर 12 महीना मुझे टोटल में काम होगा बैलेंस शीट लॉस। अगले साल का क्या मतलब? अगले साल तो 2 मिलियन हर माह काम होगा ना फिर बैलेंस वो लॉस में जाना तो नहीं, देखो, वो 2 मिलियन तो आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है। आप डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज कर रहे होते हो ना, और डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे आपकी कैरिंग वैल्यू कम हो जाएगी। आपकी कैरिंग वैल्यू कम हो जाएगी, हाँ। अगले साल के एंड पे कैरिंग वैल्यू तो आपकी कम हो गई है, लेकिन फेयर वैल्यू आपकी 192 ही रहेगी। तो सरप्लस आएगा, लॉस नहीं आएगा। नहीं, बात समझ आ रही? क्योंकि आपकी फेयर वैल्यू जिसे आप कंपेयर कर रहे हो, आप उधर ही खड़े हो। डेप्रिसिएशन तो आप चार्ज कर रहे हो साथ साथ। इस वक्त आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू बराबर हो जाएगी, 192। लेकिन अब अगले पूरे 12 महीने गुजरेंगे, डेप्रिसिएशन कम आएगी, लेकिन फेयर वैल्यू 192 ही। और कुछ रहता है इसमें? क्या निकल आएगा बच्चों? और ये 670, और ये 416। क्या? lessons का कोई जो relative representation होती है वो समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। ऐसे ही है? क्या मतलब है? जिस वक्त हम रिवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, पिछली जितनी अमोर्टाइजेशन होती है सारी खत्म करते हैं। तो कितनी अमोर्टाइजेशन आएगी बच्चों? 192 अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए आपका। 174 जमा 32 करो, माइनस 192 करो। इन्हें दोनों ने जमा करो या माइनस करो। 14 आता है। 14 आएगा। अभी देख लेते हैं, अभी नीचे अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। हाँ जी, ये लसन्स हमने इस साल लिया था, तो इसके ऊपर ओपनिंग बैलेंस तो कोई नहीं होगा। सॉफ्टवेयर पुराना पड़ा हुआ था। कितनी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुकी थी उसके ऊपर? 126 आ चुकी थी।
और ये भी पुराना बैलेंस। तो लगी जी। फॉर देयर मोटाइजेशन वर्किंग नंबर 3 ऐसी है। हाँ जी, सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चों? लाइसेंस की। हाँ जी, कैसे? 174 माइनस 48, इसके लिए वर्किंग 3.1 का हवाला देंगे कि ये वो 48 कैसे निकालना है। एग्जामिनर को तो नहीं ना पता आपने क्या चवल मारी। नहीं बात समझ आ रही। डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 8/12। ठीक है ना? नहीं समझ आई। उसके बाद सॉफ्टवेयर, उसमें बच्चों दो आ रहे हैं, ओल्ड भी आ रहा है, न्यू भी आ रहा है। ओल्ड 240, 10 कितनी आ गई? 24। फिर उसके बाद 430 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना था जी? 43। फाइनल 67। डेवलपमेंट एसिड की तो कोई अमोर्टाइजेशन नहीं है क्योंकि वो अभी मुकम्मल ही नहीं हुआ। नहीं हो गया। फाइनल उसकी कॉस्ट क्या आती है? 416 हवाला देंगे वर्किंग नंबर 1 का क्योंकि हमने वर्किंग नंबर 1 में फाइनल की है। डिवाइडेड बाय 8 क्यों? ध्यान ना। ये मल्टीप्लाइड बाय 3/12 ये कैसे आया? यह कब अक्टूबर को लॉन्च हुआ था? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। क्या आंसर आएगा जी? है 13। 192 से क्या माइनस करेंगे? 14। और सॉफ्टवेयर की कितनी आई है? 67। और डेवलपमेंट एसेट की 13। एलिमिनेशन क्यों बोला? रीवैल्यूशन नहीं है। ठीक हो गया जी। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट कितनी निकाली थी हमने? 32 की। किसकी आई थी भला? ठीक हो गया जी। बस यही है ना?
क्लोजिंग बैलेंस ये जीरो हो जाएगा, इसको टोटल कर लें। और ये 30। हाँ जी, ये कितनी आ जाएगी? 192 ही आएगी। 660 में से 225 माइनस करें बच्चों। 416 में से 13 माइनस करें। 403। हाँ जी, यहाँ पे बताएंगे मेजरमेंट बेसिस। रीवैल्यूएशन। यूजफुल लाइफ। नहीं बस ठीक है, नया है ना हमारे पास, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख दें ब्रैकेट में कि ओल्ड वाले की 2 साल है, पर डेप्रिसिएशन मेथड। ठीक है जी। और नोट सबको समझ आ गया जी? तो क्या आई थी? 48 आई थी। ये इस तरह से शो करेंगे 48 कैसे आई। और ठीक हो गया। चलो जी बच्चों, अच्छा यहाँ पे उसने एक और चीज भी मांगी थी, वो नहीं बनाई अभी अब तक हमने। कौन सी? करेक्शन ऑफ एरर नोट। FR1, IS8। करेक्शन ऑफ एरर में याद रखिएगा कितनी बातें बताया करते थे हम? पैगी मॉड। पॉलिसी में 3 बताया करते थे, एस्टिमेट में 2 बातें बताया करते थे, और एरर में भी 2 बातें बताया करते थे। कौन कौन सी? पैगी मॉड है। 2 बातें बताया करते थे कि भाई इम्पैक्ट ऑफ एरर के, नहीं सॉरी, नेचर ऑफ एरर, कि एरर हुआ क्या, और उसका दूसरा इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट में क्या आएगा, ये बताया करते थे। रीजन ऑफ एरर नहीं बताते। पॉलिसी में अब रीजन ऑफ चेंज भी बताते हैं कि पॉलिसी क्यों चेंज की, वजह क्या बनी, एरर की कोई वजह, क्योंकि वो हर किसी को पता है इंसान खता का पुतला है, गल खत्म। ठीक है जी। तो एरर में वजह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बता रहा है और जिसको बता रहा है दोनों इंसान है। अगर फरिश्तों को बताना होता तो हम क्या बताते कि हम इंसान हैं, लेकिन इंसानों को क्या पता है कि हम कौन है? नहीं बात समझ आ रही? तो रीजन ऑफ एरर नहीं होता। रीजन ऑफ एरर का मतलब ये है भाईजान ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं है कि ਤੁਸੀਂ कौन हो। ठीक है जी। तो रीजन ऑफ एरर यही है कि हम क्या है, बस। तो ये बताने की जरूरत नहीं। पा दे मेरे ते, तो तू एरर नहीं करता, तू ब्लंडर मारदा है। एरर च तो ब्लंडर च फर्क होता है। ठीक है जी। चलो शाबाश, इसको कंप्लीट करेंगे जाके। वेरी गुड, शाबाश बच्चे।